CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं पंजाब इंडस्ट्रियल एस्टेट्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन मेजर रिटायर्ड जावेद इकबाल। उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया। मेजर रिटायर्ड जावेद इकबाल से गुफ्तगू हुई। जावेद साहब, आप उन चंद खुश नसीबों में से एक हैं जो वतन अजीज़ में रोज़गार के मौक़े पैदा करने में सरे फहरिस्त है। भट्टी साहब, आपके ये अल्फाज सुन के यकीन करें मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। उसकी वजह यह है कि मैं अपनी हर तकरीर में हर जगह एक बात करता हूँ कि ये जो बिज़नेसमैन है ना, जो फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, ये इस मुल्क का असासा है और ये इतना बड़ा सदका जारिया कर रहे हैं जो इस माशरे के लिए जो बहुत कम लोगों को समझ आती है। लेकिन बदकिस्मती है कि इसकी रियलाइजेशन बहुत कम लोगों को, और मुझे खुशी है कि आपने जो आज गुफ्तगू का आगाज़ ऐसे पॉइंट से किया जो वाकई ही हकीकत पे मबनी है। आप ये देखें, छोटी से छोटी फैक्ट्री, छोटे से छोटा सनतकार कितना 40-50 लोगों को रोज़गार देता है। 40-50 घरों को? अच्छा, वो 40-50 घर हैं जी। अच्छा भट्टी साहब, उसके अलावा उस छोटी से सेटअप के रिलेटेड 8-10-15 फैक्ट्रियाँ और जी, जो उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल। तो आप ये सोचें कि ये कितने लोगों को रोज़गार है। मैं तो लोगों को एजुकेट करता हूँ। मेरे से जब पूछते हैं जी कि पाकिस्तान के ये हालात हैं, वो हालात हैं, ये हो रहा है, मैं कह जी कुछ भी हालात हों, बिजनेस के फंडामेंटल चेंज हुए, लेकिन इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तान से अच्छा मुल्क हो ही नहीं सकता। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह मार्केट। एक चीज़ बढ़नी है, उसने कंज्यूम होना है। तो कंज्यूम किधर होना है? ये 26 करोड़ लोगों में। आपके पास एक अंडर डेवलप कंट्री है, अंडर डेवलप कौम है, अंडर डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर है, अंडर डेवलप आपकी प्रोडक्ट्स हैं। इससे बढ़ के बड़ी मार्केट दुनिया में कहाँ हो सकती है? आप सर फ़ौज का भी हिस्सा रहे, एंकरिंग भी करते रहे, अपना ज़ाती कारोबार भी कर रहे हैं और अब चेयरमैन है पैडमिक के भी। तो इतने सारे काम कैसे मैनेज किए? वो आपने जो दूसरी अच्छी बात, दूसरी जो अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में बात की थी, खुश नसीबी, ये सिर्फ अल्लाह की देन है, मेरी कोई खूबी नहीं है। मेरे माँ बाप की दुआएं, दोस्त अहबाब की सपोर्ट है। जब नौकरी कर रहे थे तो मैं दावे से कहता हूँ कि मैंने यूनाइटेड नेशन में जब 1.5 साल नौकरी की तो मुझे यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा अवार्ड मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ 8-10 लोग थे, 17 मुल्कों के लोग थे। ये अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स में जब आपने जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे पे फजल किया और मुझे उधर का सबसे बड़ा अवार्ड मिला। और उसके पीछे एक ही वजह थी, मेहनत, नीयत और माँ बाप की दुआएं। उधर से आया तो लाहौर में एक अदारे में पोस्टिंग हो गई। उधर भी यही जज्बा था। आप सोचें कि एक ऑफिसर को 2 या 3 साल रखते हैं, तो मैं 8 साल रुका। वाह। वतन अजीज़ की जिस तरह आपने खिदमत की उस खुफिया इदारे में रह के, इसके बारे में तो मैं आगे आपसे चल के पूछूंगा। मैंने आपसे बहुत से वाक़यात पूछने हैं। तो अभी मैं थोड़े से और सवाल कर रहा हूँ। अभी हम ज़रा थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड पर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले ज़ाती बिज़नेस भी कर रहे हैं। कितने बिजनेस हैं आपके, क्या क्या कर रहे हैं? बट साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक फैक्ट्री लगाई टेट्रा पैक जूसेस की, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख़ में ये रिकॉर्ड पे है कि 4 साल में मैंने दुनिया की तीसरी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी खड़ी की। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2009 तक। एक गुजरांवाला में सेटअप है, एक लाहौर में और कराची में, और ये फिर वक्तन फ़क्तन हालात के उसी 3-4 साल में हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया, मेहनत, दुआएं और दोस्तों की सपोर्ट के साथ। तो उसके अलावा मैंने कोई बिज़नेस नहीं किया। मैं जब भी बिज़नेस का सोचता हूँ मैं सिर्फ इंडस्ट्री का सोचता हूँ, और अपना बिज़नेस किया। उसी दौरान फिर मीडिया का शौक़ था। फिर 4-5 साल मीडिया किया, फिर थोड़ा सा ब्रेक
के लिए मैंने, चूँकि ये एक ऐसी अपॉइंटमेंट थी चेयरमैन पेडमेंट, वो सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है। हाँ, वो कोई टेक्नोक्रेट नहीं हो सकता, कोई आई मीन यू कैन नॉट हैव ए ब्यूरोक्रेट। उसकी जो मेमोरेंडम फॉर आर्टिकल्स हैं उसके मुताबिक, तो वो मैं बिजनेसमैन था, मुझे चुना गया और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ इस कंपनी को दे सकें, इस सोसाइटी को दे सकें, बिजनेसमैनों के लिए कर सकें, तो वो कर रहे हैं। कारोबारी अफराद जो हैं आजकल बिलखुसूस चैम्बर्स वाले, ये तो हकूमती जो टैक्स की पॉलिसीज़ हैं इनके बड़े ख़िलाफ़ है। बिलखुसूस जो FBI में के पास जो लामहदूद इख्तियारात दिए गए हैं, तो इस पर बड़ा एहतजाज कर रहे हैं। तो आप उन कारोबारी अफराद के साथ हैं या हुकूमत के साथ? बात यह है कि आपके टैक्स कलेक्टर्स की जो रेपुटेशन है या जिनके बारे में एक आम आदमी करता है, आप उन्हीं के कहने पे FIR'ें कटवाएं या उन्हीं के कहने पे उनके बैंक अकाउंट्स बंद कराएं, उन्हीं के कहने पे फैक्ट्रियों पे छापे लगाएं, तो ये बड़ी नामुनासिब बात है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, FBR वाले भी हमारे भाई हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी, लेकिन मैं ये समझता हूँ मिल बैठ के मसले का हल तलाश करना चाहिए। ज़बरदस्ती धौंस ताकत के ज़ोर पे नहीं करना चाहिए। मैं चलें हुकूमत या FBR की ये बात मैं मान लेता हूँ कि ये चोर हैं, चलो ये भी बात चलो मान लेते हैं। बात यह है कि 77 साल के इस मुल्क में इस निज़ाम को बिगाड़ में, टैक्स कलेक्शन के निज़ाम के बिगाड़ में हर एक ने हिस्सा डाला है ना। मान लेते हैं कि बिजनेसमैनों ने भी डाला, ये भी मान लेते हैं। और भाई 77 साल का आपने काम एक दिन में अब दुरुस्त करना है, इनको कुछ तो टाइम दो ना। हल वही है, दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाई, बड़ी से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, बड़े से बड़ा डिस्प्यूट, उसकी बातचीत टेबल पे ही होती है। बिल्कुल ठीक बात। मेरी ज़ाती राय, बैठ के मसले का हल निकालना चाहिए, बट दिस इज़ नॉट ए सोल्यूशन कि आप छापे मारें, आप हथकड़ियाँ लगवाने की बात करें, आप FIR कटवाएं, जेल में भाई, ये कोई सोल्यूशन, इससे हासिल कुछ नहीं होगा। इससे मुल्क का नुकसान होगा, मुल्क का भी नुकसान होगा, आपकी रेपुटेशन का नुकसान होगा। उसकी वजह है कि जो मैंने पहले बात की, एक तरफ एक और बात है। अब मुझे बताएं भट्टी साहब, हर मुल्क जो है ना अपनी इकोनॉमी और तरक्की में क्या चीज़ देखता है? अट्रैक्शन, कि भाई बिजनेस अट्रैक्शन के इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, ठीक है, जिसमें एक होती है FDIs, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब मुझे ये बताएं, जिस मुल्क में माहौल ये हो कि एक अदारा छापे भी मार रहा है, एक अदारा FIR भी काटेगा, एक अदारा बगैर बताए आपके अकाउंट में मुंजमद करेगा, तो फिर मुझे बताएं आपकी जो रेपुटेशन है मुल्क की, और बाहर से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करने, चाहे वो पाकिस्तानी है, जो आपके 12 मिलियन पाकिस्तानी एक्सपैट हैं, ठीक है, हम पहले तो उन्हीं से रिक्वेस्ट करें ना, वो अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें, वो तो हमारे मुल्क को जानते हैं, गोरे को तो छोड़ ही दें ना। तो हम उसको क्या मैसेज दे रहे हैं कि भाई तू इतनी फैक्ट्री लाएंगा तो तेरे ऐसे छापे भी मारेंगे? यार दिस इज नॉट ए सोल्यूशन। आपसे अभी चूँकि सारा दिन है, बहुत सारी बातें पूछनी हैं, मेहरबानी तो लेकिन अब थोड़ा बचपन का सफ़र करते हैं। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? हमारा बचपन बड़ा सादा बचपन था। अल्लाह हमारी वालदा को सेहत दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। सुबह उठना, लेकिन मेरी एक रूटीन रही है शुरू से ही, सुबह उठना, घंटा क्रिकेट खेलना, फिर आके वालदा ने नाश्ता बनाया होता था, सादा नाश्ता, एक पराठा, थोड़ा सा सालन, वो खाया, फटाफट बस्ता गले में डाला और पैदल। मेरा ताल्लुक जी भट्टी साहब बड़ा एक हमारा मशहूर शहर है चिश्तियाँ शरीफ, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 2 बहुत बड़े दरबार हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्गों की जगह है। मेरी जाए पैदाइश उस जगह की है, मेरे वालिदैन उधर होते हैं, और एक छोटे से टाट के स्कूल में पढ़े हम अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैं लाहौर आया तो मुझे आज भी याद है, गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया तो मैं अकेला आया था। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन तो बड़ा मुश्किल मिलता था, मेरिट बड़ा सख्त। थोड़े पढ़े लिखे पढ़ते थे ना, मेहनत करते थे। पैदल गवर्नमेंट कॉलेज गया हूँ मैं, 8-8 किलोमीटर चला हूँ मैं। मुझे याद है न्यू हॉस्टल में कमरा नहीं मिला, तो अब मुझे नहीं समझ आ रही थी रात किधर गुजारनी है।
तो साथ ही इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन का हॉस्टल था। ये जब कुदरत कर रही होती ना आपके इंतज़ाम, जो लोग अल्लाह पे यकीन रखते हैं, तो फिर कुदरत उनका बागडोर संभाल रही होती है, अल्लाह। तो वो हमारे चिश्तियों के एक प्रोफेसर मुझे नज़र आया दूर से, प्रोफेसर सादुल्ला शाह साहब। उनको बताया, देखें ना, अपने शहरों के पराए भी उस वक़्त अपने बन जाते हैं। तो उन्होंने मुझे एक हॉस्टल में उधर किसी ये दोस्त के, उन्हीं का दोस्त था, उसके साथ एडजस्ट कराया। इस तरह तो हम लाहौर में एडजस्ट हुए। मैं 1 साल के लिए ग्वादर के एरिया में पोस्ट हुआ। उधर के सरदारों के साथ मेरे इतने अच्छे ताल्लुकात और इतने मैंने रिश्ते बनाए कि मैंने उस 1 साल में भट्टी साहब आज हिस्ट्री गवाह इस बात की, और सीनियर मिनिस्टर ज़हूर बुलेदी बलूचिस्तान का, वो विटनेस है इस बात का कि मैंने तुर्बत, ग्वादर और उस एरिया में कौमी तराने चलवाए। मैंने 14 अगस्त सेलिब्रेट कराई, मैंने 23 मार्च सेलिब्रेट कराई, मैंने उधर इंटरसिटी फुटबॉल मैचेस करवाए, मैंने इंटरसिटी क्रिकेट मैचेस करवाए, मैंने उधर अपने दोस्तों की सपोर्ट के साथ एक पूरी डिस्पेंसरी बनवाई। उधर हॉस्पिटल की सर्विसेज नहीं मौजूद थी। तो क्या उससे पहले उस दौर में, ये 2000 के शुरू की बात, ये 6-7 की बात है जी, 2006-7 की बात। तो उस वक़्त क्या वहाँ पर कौमी तराना नहीं पढ़ा जाता था? वो एरिया ऐसा ही था भट्टी साहब। इस हद तक पाकिस्तान मुखालिफ नहीं, पाकिस्तान मुखालिफ नहीं, खामोश लोग थे। हाँ। खामोश लोग थे। वो जो होती है ना, जिस जोश और जज्बे के साथ हम इधर पंजाब में 23 मार्च और 14 अगस्त मनाते, उस तरह मनाया नहीं जाता था। क्योंकि उधर के लोग, जो मैंने देखा था कि सोसाइटी में, कि उधर के लोगों को जो उनकी बेसिक ज़रूरियात है ना, उन पे तवज्जो नहीं दे रही थी हुकूमत, जिसकी वजह से उधर के लोग हुकूमतों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैंने एक्टिव रोल अडॉप्ट किया। और उसी दौरान मैंने पाकिस्तान की तारीख़ की, उस इलाके की तारीख़ की सबसे बड़ी ओपीएम की कंसाइनमेंट पकड़ी। अच्छा। 1500 किलो। पूरा वाक़या बताए ना। हुआ ये भट्टी साहब, हम निकले हुए थे इलाके में पेट्रोलिंग के लिए। तो मेरे साथ उस वक़्त 2 गाड़ियाँ और कोई 22 जवान गनमैन चलते थे। तो मैंने फिर अपनी एक गाड़ी को एक पॉइंट पे रोका। मैंने कहा यार आप इधर रुको, अलॉन्ग विद 12 जवानों के साथ, और जो 10 थे वो मेरी गाड़ी में थे। तो मैंने कहा मैं आगे ज़रा आगे तक देख के आता हूँ कि कोई ऐसे शरपसंद अनासर्स या कोई ऐसे लोग तो मौजूद नहीं है। तो जैसे ही भट्टी साहब में एक पहाड़ी सिलसिला, उधर आपको पता है बलूचिस्तान में जो पंजगूर, तुर्बत, बुलेदा, ये वो एरियाज़ हैं भट्टी साहब जहाँ आपको मीलों मील आबादी नज़र नहीं आती, मीलों मील दरख्त नज़र नहीं आता, मीलों मील पानी नज़र नहीं आता। खुश्क पहाड़ हैं, कोई सड़क नहीं है, और आप सिर्फ रास्ते खुद आपने चुनने, उस पर चलने। तो भट्टी साहब हम जैसे ही मैं एक पहाड़ की वो क्या कहते होते हैं कर्व पे पहुंचा ना, तो जैसे ही मैंने टर्न लिया तो एकदम मेरे पे फायरिंग स्टार्ट हो गई। तो अब चूँकि मेरे गाड़ी में पीछे 9 लोग थे बंदूकों के साथ, वो काउंटर बैटल हुई, डिसमाउंट हुआ, और वही जो रॉकेट लॉन्चर मेरे ऊपर से गुजरा। ठीक है, वो मुझे आज भी याद है। मेरा जो ड्राइवर था ना, उसने मेरी गर्दन पे हाथ मार के कहता, सावा नीचे गिरो, दलेर मत बनो इतने। क्योंकि मैं भी, मेरे हाथ में भी राइफ़ल थी, तो हम गन बैटल चल रही थी, बिल्कुल फिल्मी सीन था। तो हम फिर उधर लेटे, तो मेरे ऊपर से शू करके रॉकेट लॉन्चर गिरा। और अगर आप नीचे ना होते? हाँ, तो गया था, ऊपर वाला हिस्सा गया था। हम ये समझ रहे थे कि ये कोई शरपसंद है ना था, जिन्होंने हमें देख के फायरिंग स्टार्ट की है। बट एनीवे, तो वो उस पूरी गन बैटल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना उनकी गाड़ी जानी दी, उनके 4 बंदे हमने गिराए, और 4 बंदे गिराए और 3 भाग गए थे उनके। जो आपको इतना बड़ा अवार्ड दिया गया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से,
वो क्या वाक़या था जिसकी वजह से आपको मुस्तहिक करार दिया गया उस अवार्ड का? उस वक्त मेरी एज थी 21-22 साल, और तो हमारे जो कमांडर थे ब्रिगेडियर बदर मुनीर, उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा ऑफिसर चाहिए जो एनर्जेटिक हो, यंग हो, जो 12-14 घंटे 16 घंटे काम कर सकता हो। तो पहली सिलेक्शन ये थी, पहला क्राइटेरिया ये था। हाँ, उन्होंने कहा जो यंग और जो सबके साथ कोऑर्डिनेट कर सके, क्योंकि हमने कोई 16-17 मुल्कों के साथ कोऑर्डिनेट करना था, और अपने मेरे 52 ऑफिसर और कोई तकरीबन 1500 लोग थे। मेरे पास 4 असाइनमेंट्स थी, जिसमें मैं जितने यूनाइटेड नेशन के कॉन्वॉयज़ थे उस तकरीबन 100 किलोमीटर मेरे इलाके में, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना था, क्योंकि रोड नेटवर्क तो था नहीं, सारा पहाड़ी सिलसिला था। वो 17 मुल्क, अपने लोग, फिर चौकियाँ थी हमारी, पोस्टें थी, उनको मैनेज करना, कंट्रोल करना। तीसरा मैं था G3 ऑपरेशंस, तो मैं ऑपरेशन भी कंट्रोल करता था। सुबह 7 बजे मैंने पूरी ब्रीफिंग देनी थी तमाम मुल्कों को कि अगले 24 घंटे ये होगा। फिर मैं उधर के अपनी यूनिट में, हमारी एक कमांड होती है, उसका भी इंचार्ज था, ड्यूटी ऑफिसर भी था। तो मेरे पास 4 मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट थी। तो वो सारी सुबह से शाम तक मेहनत करना, और उसमें जिसकी वजह से मिला मुझे, वो था एफिशिएंटली कॉन्वॉयज़ को कंट्रोल करना विदाउट स्टकिंग दम। और अगर कहीं वो फंस जाते थे, स्टक हो जाते थे बिकॉज ऑफ द रोड या हैवी लोड या बिकॉज ऑफ द स्लश या बर्फ़ या एक्सीडेंट, तो उनको रेस्क्यू करना। सो दोज वर वेरी डिफ़िकल्ट असाइनमेंट्स, स्पेशली दिस वन। तो वो उसको मैनेज करना, ट्रैफिक साइन लगवा के और ऑपरेशनल लोगों को अपॉइंट करके, उनको ड्यूटी असाइन करके, ब्रीफ करके निकालना, फिर वायरलेस के ज़रिए, मोबाइल तो चलते नहीं थे, फिर वायरलेस के ज़रिए सबको असाइनमेंट देना। तो इस तरह करके हमने ये सारी चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह एफिशिएंटली मैनेज किया, जिसकी बुनियाद पे मुझे ये चुना गया। सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में वाक़ई अपने दफ्तर की तरफ रवाना हुए। आपने एंकरिंग भी की, बतौर तजियाकार आपने सहाफ़त के मैदान में कदम रखा, ये ख्याल कैसे आया? मुझे कुछ पढ़ने लिखने का शौक़ था, तो मेरे अंदर हमेशा एक चीज़ रही कि यार अपना कहीं ना कहीं ख्यालात का इजहार किया जाए। अच्छा, जब मैं अदारे से बाहर आके फिर मुझे शौक़ था लिखने पढ़ने का, तो पहले मैंने सोचा कि मैं कॉलम वगैरह लिखा करूं, ठीक है। लेकिन अमली ज़िंदगी में इतनी मसरूफियत हुई कि क्योंकि ये वो काम है जो एक फोकस काम है, आपने सोच है ना, फोकस होके करना है, तो वो उतना टाइम नहीं बन पाया। तो फिर अचानक 24 में मैं बैठा हुआ था, मेरे भाई हैं मोहसिन नकवी साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, उनसे गुफ्तगू हुई। अभी मैं गुफ्तगू करके निकला हूँ तो मुझे फ़ोन आ गया कि शाम को आपने 7 बजे शो करना है। और मुझे याद है, मैंने प्रोड्यूसर अली इमरान था, तो मैंने उसे कहा, मैं कि यार कल का रख लो, आज का नहीं। उन्होंने कहा नहीं सर, आज ही करना है। अगर हम चारों सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी का अगर हम मुआवजा करें, तो आप रैंकिंग में किस सूबे की परफॉर्मेंस को पहला नंबर देंगे, किसको दूसरा, किसको तीसरा और किसको चौथा? ऑनेस्टली देखा जाए तो हमारे पंजाब की हुकूमत बाकियों से बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। सर, आजकल की जो हुकूमत है, ये हमारे सनतकारों के साथ किस हद तक तामुन कर रही है या किस हद तक सख्त पॉलिसीज़ ला रही है? ये क्या इसको हम सनतकार दोस्त हुकूमत कहेंगे या सनतकार दुश्मन हुकूमत कहेंगे? अगर आप बात करेंगे प्रोविंशियल हुकूमत का, ठीक है, तो फिर मैं आपको बरमला ये बात कहूँगा कि प्रोविंशियल हुकूमत, आपकी जो सूबाई हुकूमत है, वो हर हाल में मुल्क पंजाब में इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहती है, ठीक है।
उसके लिए आप अगर मेरी मिसाल लें तो मैं ज़ाती तौर पे आपको बताऊं कि मुझे आज तक कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है मेरी कंपनी में, ठीक है, और ये क्रेडिट गोज़ टू चीफ मिनिस्टर। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां माहौल दोस्त गाड़ी मौजूद थी जिसमें बैठकर इंडस्ट्रियल स्टेट का दौरा किया। अभी हम आपको, ये हमारी सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है जी, इधर हम आपको दिखाते हैं कि जो मैं क्लेम करता हूँ कि ये वन ऑफ दी फाइनेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट है जिसको आप दुनिया के किसी भी मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्टेट के से कंपैरिजन कर। ये तो हमारी गवर्नमेंट है, ये आपकी गवर्नमेंट है, हाँ जी, ये आपकी गवर्नमेंट की फैक्ट्री है और पाकिस्तान की तमाम बड़ी फैक्ट्री हैं। अच्छा, आप जिस गाड़ी में हैं जी, ये फ्यूल के बगैर इलेक्ट्रिक कार है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ये हमने जो इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर जो हमारी लेबर क्लास मूव करती है, लोग मूव करते हैं, उनके लिए चलाई है। ये आम लोगों के लिए, ये आम लोगों के लिए चलाई है। मेजर रिटायर्ड जावेद इकबाल ने सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में कायम ट्रॉमा सेंटर का विजिट करवाया। हमारा ये ट्रॉमा सेंटर है, माइनर ओपीडी है, यहाँ हमारे डॉक्टर साहब बैठते हैं। ये आपको बताएंगे, ये देखें हमारे लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर साहब अंदर बैठे हैं? हाँ जी। यहाँ पे हम ओपीडी वगैरह, ओपीडी भी कवर करें, मेडिकल ओपीडीज़ हैं और इसके अलावा मेडिकल एमरजेंसीज़ हैं। ट्रॉमा के हवाले से जो केसेस हैं वो जैसे कि पेशेंट की मशीन इंजरीज आ जाती हैं फैक्ट्रीज़ में, वो ट्रीट करते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हैं, इसके अलावा बर्न है और कोई फ्रैक्चर वगैरह आ जाए तो वो सारा कुछ यहाँ पे हम करते हैं। और ये तमाम चीज़ें तमाम बिजनेस कम्युनिटी खुद करती है, इसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। इसकी दवाइयों से लेके हर चीज़ हम खुद पे करते हैं। बट सब ये हमारा है जी, आप समझें कि ओवरऑल जो हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट है ना, इसका कंट्रोल रूम टाइप ये है। यहाँ से हम सिक्योरिटी भी मॉनिटर करते हैं, यहाँ से हम सेफ्टी भी मॉनिटर करते हैं, यहाँ से हम अगर हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट में कहीं कोई इंसिडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसको भी बर वक्त इत्तला और फिर उसके रिस्पॉन्स के तौर पे हर चीज़ इधर से शुरू होती है। हमारा जो फायर ब्रिगेड का निज़ाम है वो मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड वेल इक्विप्ड फायर स्टेशन है हमारा। ये देखें, गाड़ियाँ देखें हमारी, ये सारी ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ। लेटेस्ट जो दुनिया में जो भी नई चीज़ है अवेलेबल, हमने उसके साथ इक्विप्ड किया हुआ है कि कोई भी चीज़ ऐसी ना रह जाए जो जिसकी वजह से आग ना बुझाई जा सके या आग पर कंट्रोल ना किया जा सके। जो यहाँ पे मैक्सिमम ऊंची बिल्डिंग है, हाँ उस तक भी ये उसके लिए ये है। हाँ जी, इसकी बीम, हाँ जी, इसकी बीम कितने फीट ऊपर जाती है? प्लेटफॉर्म लेटर से 100 फीट तक जाती है। 100 फीट, अच्छा, ग्राउंड से 100 फीट तक। वाह। एक वो हमारा पुराना फायर ब्रिगेड स्टेशन है, फिर ये है लेटेस्ट हमारे पास ये है सर। हाँ जी, ये सर हमारा फायर टेंडर है, ये हमारी रेस्क्यू व्हीकल है सर। कोई गाड़ी फंस जाए कहीं पर, कोई खुदा ना खास्ता कोई बारिश में कुछ ज़रूरत पड़े किसी को टैकल करने की, कंटिन्यूस पानी के कैसे सप्लाई देते हो वो बताओ। हर जगह पर फायर टेंडर्स, फायर हाइड्रेंट्स अवेलेबल हैं। हमने हर फैक्ट्री के लिए लाजमी मजूम किया फायर हाइड्रेंट, प्लस हमारे सुंदर के अपने फायर हाइड्रेंट हर 2 किलोमीटर के फासले पर हैं। उसके अलावा सर हम लोगों के पास एक 18,000 फीट का 18,000 लीटर का बड़ा बाउज़र है जो हम साथ अपने रखते हैं फायर हाइड्रेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है। हम पानी की कहीं तरसीब में। वाह। इंडस्ट्रियल स्टेट का कंट्रोल रूम भी दिखाया कि आप ये देखें। हाँ, आप इधर बैठ के पूरी इंडस्ट्रियल स्टेट को देख सकते हैं। और ये जब डिज़ाइन किया गया था तो इसके पीछे भी सोच यही थी कि कोई भी इंच कॉर्नर ऐसा ना बचे जो हमारी नज़र से हो। कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। नहीं, देयर इज़ नो ब्लाइंड स्पॉट। मैं ये देख रहा हूँ कि आपका 20-21 साल हो गए इस इंडस्ट्रियल स्टेट को बनाने। हाँ जी, तकरीबन 22 साल। 22 साल।
और कहीं पर भी कोई नॉन फंक्शनल कैमरा नहीं है। तो ये है वो एफिशिएंसी जो इस सुंदर की मैनेजमेंट और बिजनेस कम्युनिटी की वजह से। वाह, बहुत आला, कमाल। रेस्क्यू ऑफिस का दौरा करवाया और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस फायर ब्रिगेड गाड़ियां भी दिखाई। फायर फाइटर हैं ये, जो मैंने आपको पिछले 5-7 मिनट में इधर की फायर फाइटिंग के हवाले से, आग लगने के हवाले से, एफिशिएंसी के हवाले से जितनी गुफ्तगू हुई है उसके पीछे ये लोग, वाह, ये वो मुजाहिदीन, ये वो मुजाहिद हैं जो हर वक्त 24 आवर्स रेडी होते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में कहीं भी ऐसा कोई वाक़या हो जाए तो उसको बर वक्त कैसे काबू में लाना है। ये जी हमारा है वन विंडो ऑपरेशन जी, जिसके बारे में हम पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि एक बंदे ने सिर्फ अपनी दरख्वास्त के साथ इस दफ्तर में दाखिल होना है, ठीक है, इधर आएगा जी, इधर अपनी जो भी उसकी ज़रूरत है, यूटिलिटी की ज़रूरत है उसकी, उसने कोई एप्लीकेशन देनी है, कोई कंप्लेंट करनी है, कोई मैप जमा करवाना है या कोई फॉलो अप चेक करना है कि मैंने ये गुजारिश की थी, मेरा क्या बना, उसके बिल या सर्विसेज या पेमेंट के हवाले से कोई इशू है तो जो बटन दबाएगा वो पर्ची उसकी निकाल लेगा। ये आपकी पर्ची आ गई, ठीक है। मैं बिल्कुल नया हूँ, पहली दफ़ा इस दफ्तर में आया हूँ तो मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, ये मुझे बताएंगे जी इसका क्या मतलब है। ये जो है वो यहाँ पे लाएंगे जो क्लाइंट है, फिर जो है जो भी उसकी क्वेरी होगी रिलेटेड तो हम फिर उसको बताएंगे, जो भी उसकी एप्लीकेशन वगैरह होगी या बिल से रिलेटेड होगी वो हम यहाँ रिसीव करेंगे। नहीं तो ये वाली किसके बारे में है? ये मैं रिसीव करूँगी, फिर जब कस्टमर की बारी आएगी क्लाइंट की, फिर मैं यहाँ से जो है वो क्लिक करके उनको बुलाऊंगी, आपको बुलाएंगे, ये बुला कर रिसीव कर। जो अकाउंट्स के रिलेटेड हैं, बिल्स के रिलेटेड हैं, सर्विसेज के रिलेटेड हैं, जिसकी जो इशू या मसला है वो इधर से रिजॉल्व होगा। और इसमें अब मेरे लीगल हैं जी, हमारे लीगल सेक्शन है, हमारा प्रॉपर्टी सेक्शन है, फाइनेंस सेक्शन हमारे क्रॉसी रोड है। तो कस्टमर सिर्फ इधर आता है, उसके बाद विद इन 24-48 आवर्स हम उसको खुद रिस्पॉन्ड करते हैं एट हिज डोर स्टेप। और अभी हमने नया फैसिलिटेशन शुरू किया है कि जो ओवर 60 ईयर्स ऑफ एज हैं वो सिर्फ दे जस्ट मेक ए कॉल, तो उनको उनके डोर स्टेप पे जाके हमारी हर टीम का मेंबर जाके वहाँ पर फैसिलिटी। वाह। मेजर रिटायर्ड जावेद इकबाल के दफ्तर में मुल्क के बड़े सनतकारों से भी गुफ्तगू हुई। रेंगियार खान में हुए, बहाड़ी में हुए, बलवाल में हुए, बहावलपुर में अंदर हुए, तो वो भी जो उसकी भी जो कायदे आज़म बिजनेस पार्क जो भी M2 के ऊपर जो बन रहा है वो सारा इसी मैनेजमेंट का क्रेडिट है। और सर इधर से मल्टीप्लिकेशन इसी के बच्चे हैं। आप इधर से जॉब्स देख लेना, जॉब्स कितनी क्रिएट होगी, टेक्नोलॉजीज कितनी, ये टैक्स का बताएं। टैक्सेशन तो देखे ना, वो तो ईयर ऑन ईयर है ना, वो तो हर साल आप जो एक बन गया है उसको टैक्स दे रहा है। देखिए मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने सब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताने की है, वो ये है कि ये पंजाब गवर्नमेंट की जो कंपनी है, ये मुझे बताएं कि हर साल पंजाब गवर्नमेंट इसको पैसा कितना देती है ये फंक्शन करने के लिए? कितना पैसा देती है? और आप लोग रिटर्न में कितना देते हैं? टैक्स के ज़रिए में आप कैलकुलेट करें हर साल। So this is a self-sufficient company, and it has created jobs, it has created technology, it has created more industrial estates. मेरे साहब ने बड़े अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, इट्स रन बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इसीलिए यहाँ पे जो हर्डल्स हैं वो नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉब्लम नहीं है, वन विंडो सोल्यूशन मिलती है। जैसे मेरे साथ ने अर्ज़ किया कि जो मैनेजमेंट है इज़ वेरी कोऑपरेटिव, और इंडस्ट्रियलिस्ट भी समझता है कि उसकी बात सुनी जा रही है, वो यहाँ बहुत खुश है और अपने काम को खुद करता है, इसको अपना घर समझता है। तो इसकी खूबसूरती है और इसकी कामयाबी का राज ही पिडमिक की अच्छी पॉलिसी मैं कहूँगा, और बोर्ड को बनाने के बाद जो बोर्ड उसमें आता है अल्हम्दुलिल्लाह उसको बड़ा ईमानदारी से और खुशी से ओन करता है। अपना पैसे नहीं लेते हम लोग, मैं बोर्ड का मेंबर हूँ, मैं इससे पैसे नहीं लेता, तो मेरी इंडस्ट्री है, मैं इसको अपना घर समझता हूँ और मैं इसको अपना टाइम भी देता हूँ। ये सब लोग आए हुए हैं,
मेरे साहब की एक कॉल पे अब ये कॉल करेंगे पूरा इंडस्ट्री उठ के आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज वी ओन दैट, हम इस चीज़ को ओन करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी खूबसूरती यह है कि रन बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट। मैं इसमें ज़रूर एक चीज़ बड़ी, वो सामने बैठे हैं चेयरमैन की तारीफ़ वो, लेकिन वो जो जिस चीज़ के वो काबिल हैं वो तो करनी पड़ेगी। हमने अभी एक आइडिया बोर्ड ने ही चेयरमैन से डिस्कस किया कि हम सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर एक एक्सपो करना चाहते हैं विच इज़ 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम लाहौर, और यहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोज की, जिसमें 350 कंपनीज़ ने पार्टिसिपेट किया। 2 दिनों की एक्सपो के अंदर 35,000 लोग आए, एम्बेसडर्स आए, डिग्नेटरीज़ आए, बिजनेसमैन आए, चैम्बर के सदूर आए, सारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट हुए, डिफरेंट एसोसिएशंस आई और 35,000 लोगों ने 2 दिन में पार्टिसिपेट किया। 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा के लोकल सौदे हुए, ये आप देखिए। एक तो ये दूसरी यहाँ की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, जब हम डिफरेंट एम्बेसडर्स को, डेलीगेशंस को इस इंडस्ट्रियल स्टेट में बुलाते हैं तो जो पाकिस्तान का लेवल ऑफ परसेप्शन जाता है, और वो जब बिज़नेस कम्युनिटी को मिलते हैं, वो विज़िट करते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर डिफरेंट फैक्ट्रीज़ को, तो वो असल पाकिस्तान है। तो ये क्रेडिट बेसिकली पिडमिक को जाता है, यहाँ सुंदर के बोर्ड को जाता है, और वो जो पिछले जितने लोग इस बोर्ड्स में रहे, चेयरमैन रहे, उन सबको जाता है। इस तरह की इंडस्ट्रियल स्टेट जो पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी ने बनाई है, जिसमें आज बैठे हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है। कोई क्लेम करे, कोई बताए कि जी हमने ये इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई है, चाहे वो कोई भी सूबा है, वी आर प्राउड ऑफ इट कि वी डिड इट। वी मीन द इंडस्ट्रियलिस्ट, वी डजंट मीन एनी अदर बॉडी। और इसमें से सबसे जो ख़ास बात है वो ये है कि हमें ही किसी और निगाह से देखा जाता है, और ये हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। हम टैक्स देते हैं, हम काम करते हैं, हमने ये मैनेज रखा हुआ है। 11,000 रुपये एकड़ के ऊपर इसकी मैनेजमेंट, इसकी सफाई, इसकी मेंटेनेंस की जा रही है, जो हम खुद पे करते हैं। दिस इज़ शो इज़ रन बाई आवर सेल्व्स। अगर यहाँ पर अगर इंटरफियर होगी तो उससे वो हमें तबाह करेगी, और हम रजिस्टर भी करते हैं इसके ऊपर, और इंशाल्लाह रजिस्टर करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको अपना बता दूँ, मैं एक यहाँ पे कैसा काम कर रहा हूँ कि जो कि पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा। मैं 120 टन पेट बॉटल की रिसाइकलिंग करता हूँ, और उससे ये जो कारपेट आपने देखा है, उससे बना है। और जो होम टेक्सटाइल है वो एक्सपोर्ट होता है। किसी ने वो जो बोतलें 1000 रुपये किलो वाले हैं वो चलती हैं। आपने कभी आगे पूछा कि यहाँ पे रिसाइकलिंग कौन कर रहा है? इस पर भी तवज्जो दीजिए। तो मैं GN से फिर दोबारा कहूँगा कि ये बात इस बोर्ड की या इस पिडमिक की को बताएं लोगों को कि ये क्या है। थैंक यू वेरी मच। ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है पिडमैक का सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट, और इसमें मैं गुज़श्ता 10 साल से फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हूँ, और अभी पिछले कुछ अर्से से बोर्ड का भी कोऑप्टेड एडवाइज़र हूँ। इन दोस्तों ने मुझे बोर्ड में भी ले लिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने चाइना की इंडस्ट्रियल स्टेट्स भी विज़िट की, और पाकिस्तान की भी, राइट फ्रॉम पेशावर टू कराची। तो जो फीलिंग आपको सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 से एंटर होने के बाद आती है, वो किसी दुनिया की किसी इंडस्ट्रियल स्टेट में आपको नहीं आती। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है, मैं समझता हूँ, और सेल्फ सफिशेंट है। और ये सारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, इन सब की मेहनत और काविश से ये माशाल्लाह पौधा जो है बड़ा हुआ है, और अल्लाह ताला इसको और कामयाबी दे। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ला रहे थे जर्मनी से, तो मेरे जो इन्वेस्टिंग पार्टनर्स हैं वो जर्मन्स हैं। तो लकीली जब हमने प्लांट लगाने का फ़ैसला किया, तो जब हमने यहाँ विज़िट किया तो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट की वजह से वो फौरी तौर पर राज़ी हो गए। मुझे उन्हें कन्विंस नहीं करना पड़ा। अगर मैं शायद इसके अलावा कहीं और होता तो मुझे उन्हें कन्विंस करना पड़ता कि एक रेगुलेटेड इंडस्ट्रियल स्टेट है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपने एक मॉडल शो केस करके सक्सेसफुली प्रेजेंट कर दिया है। नाउ एवरीबडी कैन फॉलो द फुट स्टेप्स ना, एंड वी एज अ बिजनेसमैन आर हेयर टू सपोर्ट एंड गिव अवर इनपुट्स। मेजर रिटायर्ड जावेद इकबाल से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। आप बतौर चेयरमैन पेडमिक कितने अरसे से काम कर रहे हैं? बट साहब मुझे ये असाइनमेंट संभाले हुए तकरीबन 1.25 साल हो गए। और इसमें आपके आने के बाद क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई? आपके आने का इम्पैक्ट क्या हुआ?
देखिए, मेरे आने के बाद हमारे जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन को पहले 1 महीने में समझा कि इसको आगे किन किन मामलात को आगे लेके चलने की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पे ये हमारी डेवलपमेंट कंपनी है। सो डेवलपमेंट कंपनी के हवाले से हमें जो सबसे बड़ा चीज़ देखनी थी कि आने वाले वक्त में हमें नई इंडस्ट्रियल स्टेट्स किधर बनानी है, ठीक है। तो वो जब मैंने सर्वे किया, देखा, तो मेरे नज़दीक 2 ऐसी जगह थी जहां पाकिस्तान में बहुत पहले इंडस्ट्रियल स्टेट बन जानी चाहिए थी। उनमें से एक सियालकोट है। आपको समझेंगे $2.5 अरब की उधर से एक्सपोर्ट होती है, लेकिन उधर इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है और बदकिस्मती ये है कि अभी तक बनी भी नहीं है। तो फिर उसके केस को हमने टेकअप किया और उसका अब केस हमारा पिछले कुछ अरसे से गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है, क्योंकि हमारा बोर्ड जिस चीज़ को अप्रूव कर देता है, जहां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आती है, वहां उसको फाइनल एंडोर्समेंट गवर्नमेंट करती है। तो वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल एंडोर्समेंट। एक हमने ये केस इनिशिएट किया। सियालकोट के बाद हमने जो दूसरा एरिया चुना वो था रावलपिंडी। और रावलपिंडी की जो लोकेशन है और उसकी अहमियत है, वो आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि रावलपिंडी में केपीके का भी इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहता है, अफ़गानिस्तान का भी इन्वेस्टर आना चाहता है, फिर उसके बाद झेलम, गुजरात और ये खारियाँ, ये वो एरियाज़ हैं जो इसकी इनकैशमेंट में आते हैं। तो इधर कोई इंडस्ट्रियल स्टेट ही नहीं है। पिंडी भी हमारी सेक्शन 4 के लिए गवर्नमेंट के पास मौजूद है और हम गवर्नमेंट की तरफ से इंतज़ार कर रहे हैं। और तीसरी चीज़, अब मुल्तान के हवाले से, अब हमारे पास मुल्तान में इंडस्ट्रियल स्टेट तो मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके पास हमारे पास कोई जगह नहीं थी। अब नई इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएं तो कहाँ बनाएं? हमने जगह आइडेंटिफाई कर ली है और वो भी गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है, ठीक है। तो ये हमारे 4 बड़े इनिशिएटिव हैं। मैं पहली दफ़ा पिडमी की हिस्ट्री में कोई चेयरमैन इतना टाइम दे रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा दरवाज़ा सबके लिए ओपन है। आप अपने तौर पे चेक कराएं, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट बग़ैर अपॉइंटमेंट के, बग़ैर टाइम के आ सकता है, आएगा, उसका मसला हल होगा बाय ऑल मीन्स। हम इंडस्ट्रियलिस्ट को फैसिलिटेशन के लिए बैठे हैं। हमारा काम एक ही है बस, दैट्स इट, इंडस्ट्रियलिस्ट को फैसिलिटेट करना। ये जो विहाड़ी की इंडस्ट्रियल स्टेट है वो कहाँ तक पहुँची है? अच्छा जी, ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। विहाड़ी की इंडस्ट्रियल स्टेट हमारी कंप्लीट है। अब जैसे स्टेबिलिटी, मुल्क के मामलात एक दुरुस्त सिमत में चलना शुरू हुए पिछले 1 साल से, तो उधर हमारे पास अब कस्टमर आना शुरू हो गया। अब मैं फोर्स ही ये कर रहा हूँ, उधर एक इशू था हमारा ग्रिड स्टेशन का, हमने वो 50% हो गया। अब वो जो बैलेंस है वो इंशाल्लाह अगले 4-6 महीने में ग्रिड स्टेशन बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगले साल 2 साल में वो 100% आबाद हो जाएगी। ये जो हम बात करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, इसमें कोई ज़्यादा सहूलियात होती हैं, इसमें कोई ख़ास फ़ायदे हैं इसके? अच्छा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसलिए अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस गेन कर रहा है, उसकी 2 वजूहत है। एक वजह यह है कि उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जब आप कोई भी फैक्ट्री लगाते हैं, उसकी जो भी मशीनरी है, अगर आपने बाहर से इंपोर्ट करनी है तो वो फ्री हो गई है, उसका टैक्स ड्यूटी फ्री हो गई, ठीक है। उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं होगी, उस पर कोई इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये कस्टम फ्री है वो, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर 10 साल के टैक्स हॉलीडेज़ हैं, इनकम टैक्स के हॉलीडेज़ हैं, हाँ, ठीक है ना। तो इस कॉन्टेस्ट में लोग फिर ज़्यादा उस तरफ आते हैं। हाल ही में पेडमिक ने जो सोलर कंपनियों के साथ मुआहदे किए, हाँ, ये मुआहदे सनअतकारों के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद हो सकते? हमने एक आइडिया ये निकाला कि हम जितने सोलर कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, जो सोलर प्रोवाइडर हैं, उनसे रब्ता किया जाए और उनके साथ बैठ के बातचीत की जाए और उनसे कहा जाए कि भाईजान आप फ़लाँ फैक्ट्री में सोलर लगा दें, जितनी उसकी ज़रूरत है, उसकी जो पेमेंट टर्म्स हैं वो आप दोनों निगोशिएट कर लें, प्राइस आप निगोशिएट कर लें, कितने अरसे में पे बैक होगा वो आप सब निगोशिएट कर लें। जब आप निगोशिएट कर लेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे,
गारंटी करेंगे कि भाई ये भागेगा नहीं, ये आपके पैसे आपको बर वक्त मिलते रहेंगे। क्योंकि इवेंचुअली जब हम बीच में कूदेंगे तो फिर वो पाबंद हो जाएगा, उसको पता है कि इस विसिनिटी से वो फैक्ट्री तो उठा के ले जा नहीं सकता, तो इसलिए वो कोई हैंकी अव्वल तो बिजनेसमैन करता ही नहीं है। पंजाब में अपनी नौयत की पहली गारमेंट सिटी बनने जा रही है, तो इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है कि जो इसे दूसरों से मुमताज़ कर? अच्छा देखें, पाकिस्तान में और पंजाब में ख़ासकर प्लग एंड प्ले मॉडल पे आज तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियल चीज़ नहीं बनी थी। ठीक है, प्लग एंड प्ले मॉडल क्या है कि गवर्नमेंट एक बिल्डिंग या लैंड या कोई चीज़ तैयार करके दे देती है, जहां बिजली का कनेक्शन भी मौजूद है, गैस भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, कंप्लाइंसेस के हवाले से तमाम चीज़ें मीटअप की हुई हैं, और जिसको जितनी जगह चाहिए उसकी एक रेंटल वैल्यू निकाल के दे दी जाए, और आपको कहा जाए कि पट्टी साहब अगर आपने कोई प्रोजेक्ट करना है तो ये ले लें, 20 रुपये, 21 रुपये, 22 रुपये, 25 रुपये इसका किराया है, स्क्वायर फीट पर किराया है। ठीक है, और आप मशीनें लाएँ, अपनी सिर्फ मशीनें रखनी है और मटेरियल लेके चलाना आपने, आपको हर चीज़ मौजूद है। ये है प्लग एंड प्ले मॉडल। तो ये अपनी नौयत का एक पहला हम काम करने जा रहे हैं। इसकी 2 बिल्डिंग्स तकरीबन तैयार हो चुकी हैं। मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त के मिड में या सितंबर के मिड में ये हम इसको किसी न किसी कंपनी को हैंडओवर कर देंगे। ये जो हमें हर साल स्मोक जैसे एक बड़े मसले का सामना करना पड़ता है, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, हमारी ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, ये उसको कम करने में या बढ़ाने में इनका क्या किरदार है? हम बहैसियत अदारा, हमारे पे ज़्यादा जिम्मेदारी है। ठीक है, हमने तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को पे हम नज़र रखते हैं, वार्न करते हैं, और अगर कोई कंप्लाइंस पूरी नहीं कर रहा उसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, स्मॉग पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, एयर क्वालिटी पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उसका नतीजा ये है कि हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट जिधर आप बैठे हैं, इधर एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर लाहौर में 500 है तो इधर आपको 300 साढ़े 300 मिले। अगर कोई सनतकार आपके पास अगर कोई सनती प्लाट लेने के लिए आता है तो उसके लिए क्या ऑफर्स हैं? देखिए, डिपेंड करता है, डिपेंड ये करता है कि वो किस एरिया में जाना चाहते हैं। वो रहीम यार खां में लगाना चाहते हैं, भावलपुर में लगाना चाहते हैं, वो कायद-ए-आज़म सोलर पार्क, कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क में लगाना चाहता है, तो हम उसको अगर उसको 1 एकड़ चाहिए तो हम उसको 2 साल की इंस्टॉलमेंट पे, आप देखें भट्टी साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने फौरी पेमेंट नहीं देनी, आपने इधर 30% अमाउंट जमा करानी है, हम आपको पोजेसन दे देंगे। ठीक है, आप उसके बाद किस्तें देनी है जो अगले 2, 2.5, 3 साल में आप दे दें। ठीक है, लेकिन आपको पोजेसन फॉर मिल जाएगा, आप 30% के साथ अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कमा के देते जाएं। हमारी इस वक्त जो लेटेस्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट है वो हमारा कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क। बिल्कुल जी। वो सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट से कितनी मुख्तलिफ है, इससे कितनी बेहतर है? सुंदर बनी है 20-22 साल पहले। ठीक है, अब इसमें जो कमी कोताहियाँ थी वो हमने उधर पूरी की। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम ट्रीटमेंट प्लांट डे 1 से उधर लगा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उधर दोनों ग्रिड हम डे 1 से लगा रहे हैं। नंबर 3, जो सीवरेज का प्रॉपर निज़ाम है वो अगले 50-100 साल पे कैलकुलेट करके लगा रहे हैं। नंबर 5, वो मोटरवे के साथ लिंक है तो हम उसका इंटरचेंज इसका एक्सक्लूसिव बना रहे हैं, उसके हमने पैसे जमा करा दिए हैं। ठीक है, और अगले 2 से 3 महीने में वो बन जाएगा। जब वो बन जाएगा तो कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क का अपना इंटरचेंज होगा, उसको किसी और इंटरचेंज से नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, जो उधर डेवलपमेंट है, ठीक है, वो इससे काफ़ी बेहतर है, और जो और भी इससे चीज़ सुंदर से उसमें मुख्तलिफ हमने एक मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनाई है। अच्छा, वो उस बिल्डिंग का मतलब क्या है? उस बिल्डिंग में वो 6-7 फ्लोर की बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में हम नीचे शॉप्स दे रहे हैं ताकि अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी डिस्प्ले सेंटर बनाना चाहता है तो वो बना ले, नंबर 1। फिर 1 फ्लोर पे हम हॉस्पिटल की फैसिलिटी दे रहे हैं ताकि उधर एक छोटा सा, जिस तरह आपने हमारा डे केयर कोमा सेंटर देखा, उधर बना रहे हैं हम।
अच्छा, फिर तीसरा हम हेल्थ के लिए, हम फिज़िकल फिटनेस के लिए जिम बना रहे हैं उधर। चौथा, हम उधर कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं उधर, ताकि अगर किसी ने कोई बहुत बड़ा कन्वेंशन करना हो, गेट टुगेदर करना हो, वो कर ले। अच्छा, फिर हम, चूँकि हमें पता है कि बाहर से लोग आते हैं फैक्ट्रियों में विज़िट करने के लिए, उनके लिए हम बेड एंड ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम पूरा एक फ्लोर एक्सक्लूसिव रूम्स बना रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी फैक्ट्री का कोई जनरल मैनेजर या CEO परमानेंट उधर रहना चाहता है तो हम वो उसको रेंट आउट कर देंगे। फिर उसके जो टॉप फ्लोर पे हम एक फूड कोर्ट बनाएंगे। अच्छा, वो ये बिल्डिंग मेरे नज़दीक पंजाब की द मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क बिल्डिंग होगी, जो आइडिया मैंने कंसीव किया हुआ है, 6-7 फ्लोर वाला। और उधर आप देखेंगे, इंशाल्लाह आप ही जाएंगे उधर, इसके टॉप फ्लोर पे आप बाकायदा लोगों को खाने पे लेकर जाया करेंगे, क्योंकि जब आप 7वें फ्लोर पे मोटरवे को देख रहे होंगे और अपने इर्द गिर्द देख रहे होंगे, और वो नज़ारा हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। सबसे आखिर में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये बताएं कि आज से कुछ 4-5 साल के बाद हम कहाँ खड़े होंगे, मुल्क किस मकाम पे होगा, क्या हम तरक्की कर चुके होंगे या तनज़ली की तरफ जा रहे हैं, कोई रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कितना अर्न कर रहे होंगे, कितना बिज़नेस एक्टिविटीज़ कैसी होगी। मैं पाकिस्तान को देख रहा हूँ कि आगे सिर्फ पाकिस्तान ने तरक्की करना है। अब पाकिस्तान के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, और फिर पाकिस्तान को चलाने वालों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान की अब तरक्की की राह में रुकावट बनेगा या सामने आएगा, वो कहीं आपको नज़र नहीं आएगा। तो अगले 5 साल में मैं देख रहा हूँ कि जिस समझ बूझ के साथ इकॉनमी को चलाया जा रहा है, अगर इस तरह चलती रही तो अगले 5 साल में पाकिस्तान की ग्रोथ भी 5% से ऊपर होगी, जो कंसिस्टेंट होगी, नंबर 1। नंबर 2, जितने हमारे इस वक्त इंडस्ट्रियल स्टेट्स मौजूद हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ वो सब आबाद हो जाएंगे 100%। और गवर्नमेंट के पास सियालकोट और पिंडी ना बनाने का कोई जवाज़ नहीं है, ठीक है, वो भी बन चुके होंगे और उधर भी काम शुरू हो चुका होगा। तो मैं आने वाले वक्त में पाकिस्तान का और पंजाब का और इंडस्ट्री का बड़ा ब्राइट फ्यूचर देख रहा हूँ, इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक। आमीन। थैंक यू सर। थैंक यू।